हेलो एवरीवन। तो हम लोग करें अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैं आपके न्यू पैटर्न पर आधारित, यानी कि जो डीजीटी की तरफ से अभी जो न्यू पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करी गई है वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है लेकिन क्लास में आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट देखने को मिलेंगे। क्लास नंबर सेकेंड है, इससे पहले की क्लास नंबर 1 हो चुकी है, उसमें हमने 3 टॉपिक जो 3 मॉड्यूल थे या टॉपिक कह सकते हैं उनको हमने कवर कर लिया था। और आज एक ही टॉपिक कवर होगा जो होगा कौन सा, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, ऐसा नहीं कि मैं केवल एक ट्रेड के लिए करा रही हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे कोपा स्टूडेंट्स के लोग हैं, कोपा ट्रेड के, तो वो ये ना सोचें कि केवल कोपा ट्रेड वालों के लिए नहीं, जो फर्स्ट ईयर में है सभी के लिए कॉमन है। हर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो हर ट्रेड के लिए कॉमन है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, आप सेकेंड ईयर पढ़ रहे हो तो सेकेंड ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन दूसरे हैं, लेकिन ये फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में जितनी भी ट्रेड आ रही हैं, आप जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए ये कॉमन है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्लास नंबर सेकेंड है, इससे पहले आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, टाइम आप लोगों के पास कम बचा हुआ है तो आप लोग इन क्लास को जरूर देखिए, पूरे क्वेश्चंस को पढ़िए, पूरी क्लास देखिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन स्किल, जो है हमारा मॉडल नेम है इसका कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वी कैन शेयर आवर थॉट्स आइडियाज एंड फीलिंग थ्रू। हम डैश के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को साझा कर सकते हैं। हम डैश के माध्यम से अपने विचारों और आइडिया और फीलिंग यानी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। किसके माध्यम से? कम्युनिकेट करके, पढ़ के, देख के या फिर सुन के। क्या होगा? कम्युनिकेट करके, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को साझा कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड टू बी। प्रभावी संचार की आवश्यकता है। प्रभावी संचार की आवश्यकता है मतलब प्रभावी संचार में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सिंपल मतलब सरल लैंग्वेज हो, साफ हो, क्या आप बोल रहे हैं वो साफ समझ में आए, और कंप्लीट, आधा अधूरा ना छोड़ें। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा इसका राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? देखो, संचार किस किस माध्यम से, मौखिक भी हो सकता है, मतलब बोल के, अमौखिक यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन, ठीक है, हैंड मूवमेंट, ये सारे क्या क्या है? संचार है। मतलब इससे हम कुछ चीज़ें बोल सकते हैं और सामने वालों को समझा सकते हैं कि हाँ हम ये चीज़ बोल रही हैं। तो नॉन वर्बल भी होगा, मौखिक भी होगा, विजुअलाइज करके, ये भी मौखिक संचार में आता है। सॉरो, ये दुख नहीं है, दुख कम्युनिकेशन के उसमें संचार का कोई प्रकार नहीं है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशू विद हर टीममेट्स, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट। अब ये समझ लेते हैं, नित्या अपने साथियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाह रही थी, यह किस प्रकार का संचार है? अब जो नित्या है वो अपने साथियों के साथ, मतलब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन है तो वह अपने साथियों के साथ चर्चा करना चाह रही है, तो वह किस प्रकार का संचार होगा? रिटन होगा? नहीं। इमेज, छवि नहीं होगा, वीडियो नहीं होगा, वर्बल होगा, मौखिक होगा। भाई चर्चा करेगी तो मुँह से ही तो चर्चा करेगी, नॉन वर्बल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इशारे तक, एक ग्रुप डिस्कशन में इशारे तक कहाँ तक बात हो सकती है? तो क्या होगा? मौखिक होगा इसका राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द वे वी सिट आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज सो डैश कम्युनिकेशन। हम जिस तरह बैठते हैं, हमारे चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा डैश संचार दर्शाती है। मतलब हम जिस तरीके से बैठते हैं, हमारे चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि नॉन वर्बल क्या होता है और वर्बल क्या होता है। तो चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा किसके अंतर्गत आती है? कौन सा संचार दर्शाती है? तो वो दर्शाती है नॉन वर्बल यानी कि अमौखिक। 6 है, वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ। मौखिक संचार डैश का उपयोग है। मौखिक संचार डैश का उपयोग है, तो वो है किसका? वर्ड्स का, यानी कि शब्दों का।
7 नंबर क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार के रूप डैश, मौखिक संचार के रूप कैसे हो सकते हैं, रिटन में भी हो सकते हैं, बोलने में भी हो सकते हैं, तो क्या होगा बोथ ए एंड बी। 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू, स्पष्ट संचार डैश की ओर ले जाता है, स्पष्ट संचार जो है वो किसकी ओर ले जाता है, तेज कार्य की ओर। भाई स्पष्ट संचार होगा, साफ सीधी बात होगी तो कोई भी बीच में अड़चन नहीं आएगी, तो वो काम जो है वो और भी तेज होगा, तो क्या होगा फास्टर वर्क। देखो आपको फिर से बता दें ये न्यू क्वेश्चंस है, न्यू पीडीएफ है, ठीक है, न्यू पीडीएफ है, लेकिन टफ नहीं है। आप समझोगे कि ये टफ क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर अपने आप दोगे। वो बात अलग है कि डीजीटी ने जो भारत स्किल पर जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई है वो केवल इंग्लिश में है, इस वजह से आपको क्लासेस देखनी पड़ रही हैं, वरना अगर हिंदी में होती तो आपको कोई दिक्कत ना होती है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी में हम आपको ट्रांसलेट करके दे रहे हैं, उसको आप पढ़िए प्लीज़, क्लास को पूरा जरूर देखिए, ठीक है। आधे अधूरे देखोगे, क्वेश्चन आधे अधूरे पढ़ोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है आपका। और आपके एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं, तो प्लीज़ आपके पास जो भी क्लासेस आ रही हैं, आपके सामने जो भी क्लासेस आ रही हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। जो भी क्लास आपको दिख रही है उनको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। सीता इज स्पीकिंग टू हर कस्टमर टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव हर बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस। सीता अपने ग्राहकों से यह समझने के लिए बात कर रही है कि अपने व्यवसाय को कैसे बेहतर बनाया जाए, यह किस प्रकार का संचार है। मतलब जो सीता है वह अपने कस्टमर से यह समझने की कोशिश कर रही है कि वह अपने व्यवसाय को, जो बिजनेस है वो खोले है, उसको और कैसे इंक्रीज कर सकती है। तो यह किस प्रकार का संचार है, तो यह संचार है भाई वर्बल, भाई पूछ ही तो रही है, मौखिक, मुंह से बोल रही है, मौखिक संचार है ये। 10 नंबर है राज एंड तेज टॉक टू ईच अदर ओनली ऑन द फोन, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस। राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन पर ही बात करते हैं, यह किस प्रकार का संचार है, फ़ोन पर बात हो रही है, फ़ोन पर बात हो रही है, तो ये किस प्रकार का भाई वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये मौखिक संचार है, फ़ोन पर बात हो रही है यानी ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट लेटर इज फॉर्म ऑफ डैश कम्युनिकेशन, पत्र डैश संचार का एक रूप है, तो पत्र एक भाई रिटन लिखा हुआ संचार का एक रूप है, पत्र लिखाई तो जाता है, लिखित में होगा, ये ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अ फॉर्मल लेटर कैन बी यूज फॉर डैश पर्पस, एक औपचारिक पत्र का उपयोग डैश प्रयोजनों के लिए किया जाता है। भाई औपचारिक पत्र है तो ये किसके लिए, ऑफिशियली होगा यानी कि आधिकारिक होगा, आधिकारिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, यानी कि आपको किसी ऑफिस से छुट्टी लेनी हो, आपको अपने कॉलेज से छुट्टी लेनी हो, स्कूल से छुट्टी लेनी हो, तो ये एक औपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है रैग इन द लेटर मीन्स, अक्षर में रैग का अर्थ क्या है। अब देखो रैग ऑप्शन देखोगे समझ जाओगे कि REG ये लिखा है, रिगार्डिंग, क्या होगा ऑप्शन ए रिगार्डिंग। 40 नंबर क्वेश्चन है टॉम रिसीव अ लेटर बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल of who sent it, the letter was missing the dash address। टॉम को एक पत्र मिला लेकिन इसमें उसका कोई विवरण नहीं था कि इसे किसने भेजा था, पत्र में डैश का पता गायब था। अब जिसने भेजा था उसका पता ही नहीं लिखा है कि किसने भेजा है, तो पत्र में क्या किसका पता गायब था, रिसीवर का था, सेंडर का था, ये दोनों से कोई मतलब ही नहीं है, विवादन और विषय से कोई मतलब नहीं है। पत्र में किसका पता नहीं था, भाई रिसीवर का तो पता था तभी तो उसके पते तक पहुंच गया, सेंडर का पता उसमें नहीं था, सेंडर यानी कि प्रेषक का। नेक्स्ट Sam wanted to apply for a job. He thought of writing a cover letter to the company, but his friend suggested to attach dash with the cover letter। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ोगे आप आंसर दे दोगे। सैम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था, उन्होंने कंपनी को एक कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने कवर लेटर के साथ डैश संलग्न करने का सुझाव दिया। मतलब जो नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था तो वह एक कवर लेटर लिख रहा था कि बस कंपनी में थोड़ा लेटर लिख दूं, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन उसके दोस्त ने कवर लेटर के साथ अपना रिज्यूम समझते हो, बायोडेटा,
रिज्यूम संलग्न यानी कि अटैच करने का सुझाव दिया। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, रिज्यूम। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वेर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा अशाब्दिक, अशाब्दिक समझते हो मतलब बोला ना जाए, केवल इशारों से बात हो, संचार का एक प्रकार नहीं है। अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है। तो भाई देखो आग नहीं है भाई, यहाँ पर आग है। आँख से संपर्क, हाथों की हलचल यानी कि हैंड मूवमेंट, आई कांटेक्ट भी होगा, हैंड मूवमेंट भी होगा, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब क्या है? ये नॉन वेर्बल के उदाहरण हैं। लेकिन ईमेल जो है ये नॉन वेर्बल में नहीं आता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, यह अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। साउटिंग सो वी आर एंग्री, टॉकिंग वेरी स्लोली सो वी आर टायर्ड और स्लीपी। What part of non-verbal communication help us understand this? हिंदी पे आते हैं। चिल्लाने से पता चलता है कि हम गुस्से में हैं। बहुत धीरे धीरे बात करना दिखाता है कि हम थके हुए हैं या नींद में हैं। अशाब्दिक संचार का कौन सा भाग हमें इसे समझने में मदद करता है? अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा भाग हमें इसे समझने में मदद करता है? तो वह है टोन ऑफ वॉइस। भाई यहाँ पे देखो सीधे सीधे लिखा चिल्लाना यानी कि आवाज़ तेज है तो पता चल रहा है कि वह गुस्से में है, और आवाज़ अगर धीरे धीरे है तो समझ लो कि वो थका हुआ है। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वो किस प्रकार का है? तो वो टोन ऑफ वॉइस का लहजा, आवाज़ का लहजे से ही तो हमें पता चल रहा है। चिल्ला रहा है तो वो गुस्से में है, धीरे धीरे बात कर रहा है तो वो बहुत थका हुआ है। आगे है डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन इज कॉल्ड। आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को डैश कहा जाता है। आपके और दूसरे व्यक्ति यानी कि आप यहाँ पर हो और आपका कोई दोस्त बहुत दूर है, या फिर आप यहाँ पर हो, मैं यहाँ पर हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो हम लोगों के बीच स्थानिक दूरी है। क्या है? स्पेशल डिस्टेंस है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सैमुअल मीट्स हिज co-worker Jerry every day in office. When we are with a co-worker, we should not stand or sit dash him. सैमुअल हर रोज ऑफिस में अपने सहकर्मी जेरी से मिलता है। जब हम किसी सहकर्मी से होते हैं तो हमें उसके सामने डैश खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। हम अपने किसी सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके सामने डैश खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। बहुत पास, बहुत दूर, बहुत न्यूनतम दूरी, या फिर कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, या फिर क्या होगा? टू क्लोज, बहुत पास ना ही बहुत पास खड़े होना चाहिए और ना ही बहुत पास बैठना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चेरी इज गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, व्हाट शुड सी डू, व्हाट शुड सी नॉट डू। चेरी एक साक्षात्कार के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ो, आंसर दे दोगे। चेरी एक साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू देने जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? औपचारिक कपड़े तो पहनने चाहिए, बायोडेटा अपना रिज्यूम साथ में लेके जाए, साफ कपड़े पहने, अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम, बहुत ज़्यादा मेकअप या परफ्यूम लगाना नहीं चाहिए। क्या होगा? अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम। नेक्स्ट यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, मतलब आप अपने दोस्त से किस तरीके से बात कर सकते हैं? फॉर्मली, अनफॉर्मली, क्वाइटली या फिर नन। वही देखो दोस्त से फॉर्मली किससे बात करते हैं? अपने किसी बड़े से, है ना, मम्मी पापा, टीचर, है ना। और इनफॉर्मली दोस्त से तो किसी भी तरीके से बदतमीजी से बात कर लो, चाहे जैसे बात कर लो, दोस्त से किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। तो इनफॉर्मली यानी कि अनौपचारिक होगा इसका राइट आंसर। हम अपने दोस्त से अनौपचारिक रूप से भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? कौन सा एक संचार का प्रकार नहीं है? देखो वर्बल मैंने बताया था, नॉन वर्बल बताया था, लिखित भी होता है। ड्राइविंग एक संचार का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एट। औपचारिक संचार का उपयोग डैश में किया जाता है। औपचारिक संचार का उपयोग, फॉर्मल संचार का उपयोग डैश में किया जाता है। किसमें? वर्क प्लेस पे। इस पे वर्क प्लेस पे, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसका यूज होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है विनोद मेट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस, ही हैड टू डैश हिमसेल्फ फर्स्ट। विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए मैनेजर से मिले, उसे पहले खुद को
डैश करना पड़ा। भाई जो विनोद हैं वो कार्यस्थल पर गए तो देखा कि हमारे तो मैनेजर की बदली हो गई है, नया मैनेजर आया हुआ है। तो आप उसे खुद को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस पोस्ट पर हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे, यानी कि अपना परिचय दोगे उन्हें। नेक्स्ट है whenever we are communicating we have to be dressed appropriate, maintain our body language and maintain। जब भी हम संचार कर रहे हों तो हमें संवाद करना ही होगा। उचित कपड़े पहने, अपनी शारीरिक भाषा बनाए रखें और डैश बनाए रखें। क्या बनाए रखना है? आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना है। जब भी हम संवाद कर रहे हों तो उचित कपड़े पहन के रखें, अपनी शारीरिक भाषा बनाए रखें और अच्छे से अपना आई कांटेक्ट बनाकर बात करें। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आई कांटेक्ट। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैपन थ्रू। विचारों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। विचारों का आदान प्रदान भाई कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम से ही कंप्लीट होता है। जब तक संचार नहीं होगा, कम्युनिकेशन यानी कि बातें नहीं होंगी दो चार लोगों में, तब तक विचारों का या फिर लड़ाई झगड़े का जो भी है, बातें जो है वो आपस में उनका आदान प्रदान नहीं होगा। विचारों का आदान प्रदान संचार के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है एट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द। कार्यस्थल पर संचार को डैश का पालन करना चाहिए। कार्यस्थल पर कम्युनिकेशन में किसका पालन करना चाहिए? तो वो है 6CS, यानी कि 6C यानी कि 6 बार C, इस तरीके का 6C। अब ये 6 C's क्या हैं? वो है, देखो, वो है कॉर्टेसी, सेकेंड है क्लैरिटी, थर्ड है कॉन्सियसनेस, फोर्थ है कंक्रीटनेस और फिफ्थ है करेक्टनेस और 6 हमारा लास्ट है कंप्लीटनेस। तो ये 6 C's हैं जो संचार का पालन करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट मेनली थ्रू। संगठन मुख्य रूप से डैश के माध्यम से संवाद करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मुख्य रूप से ईमेल के माध्यम से संवाद करते हैं। भाई दूर होते हैं, बड़े बड़े संगठन होते हैं, वो ईमेल के माध्यम से अपना जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट जो बातें हैं वो करते हैं। नेक्स्ट है विजू हैज़ टू सेंड सम सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू हिज मैनेजर, हाउ शुड ही नॉट सेंड इट। जो विशु है वो अपने मैनेजर को कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजना चाह रहा है, उसे कैसे नहीं भेजना चाहिए? वो जो गुप्त दस्तावेज है उसे इनमें से किन माध्यम से नहीं भेजना चाहिए? व्हाट्सएप, ईमेल, स्पीड पोस्ट या फिर डायरेक्टली मीट हिज मैनेजर एंड। सबसे देखो सिंपल तरीका, मतलब सेफ तरीका तो यही है कि डायरेक्टली मीट, मतलब सीधा अपने मैनेजर से मिलो और दे दो। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा हमें ऑप्शन नहीं चूज़ करना है दस्तावेज, वो सीक्रेट दस्तावेज भेजने के लिए, तो वो है व्हाट्सएप। ईमेल एक सिक्योर है, स्पीड पोस्ट भी सिक्योर है और ये तो भाई सबसे सिक्योर है। व्हाट्सएप पे नहीं भेजना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड। अलग अलग लोग एक ही कार्य पर एक साथ काम करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। अलग अलग लोग एक ही कार्य पर एक साथ काम करते हैं तो उसे कहा जाता है क्या? टीम वर्क। क्या कहा जाएगा? टीम वर्क। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश बेस्ट डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। क्वेश्चन देखो क्या है? डैश की अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है। डैश की अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है, तो वो है तालमेल। तालमेल यानी कि सिनर्जी। तालमेल की अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है। वो क्या है? तालमेल। तालमेल होगा तभी तो टीम वर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, तभी काम अच्छा होगा, है ना? क्या होगा? तालमेल। नेक्स्ट है शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व एंड। साझा करने से सभी को जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी और साझा करने से सभी को जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी और क्या होगा? मोटिवेट यानी कि प्रेरणा भी मिलेगी आपको, मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। साझा करने से सभी को जुड़ाव महसूस होगा और प्रेरणा भी मिलेगी। नेक्स्ट है राम, विनय एंड संदीप आर वर्किंग एज अ टीम टू फिनिश द ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। विनय इज शेयरिंग हिज थॉट, व्हाट आर विनय एंड संदीप सपोज टू डू। राम, विनय और संदीप भूगोल परियोजना को पूरा करने के लिए टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ये 3 लोग हैं और ये भूगोल की जो प्रोजेक्ट है उस पर
एक काम कर रहे हैं। विनय अपने विचार साझा कर रहा है। विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? अब देखो यहाँ पे कुछ तो मुझे मिस्टेक लग रही है। विनय अपने विचार को साझा कर रहा है। भाई 3 लोग हैं, विनय है, राम है और कौन है? संदीप है। अब देखो ये 3 लोग हैं, ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उसमें से जो विनय है वो कुछ अपने विचार आइडिया कुछ अपने शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे राम और संदीप होगा क्योंकि 3 लोग हैं ना। अब विनय तो अपना विचार रख रहा है। राम और संदीप को क्या करना चाहिए? तो राम और संदीप को सक्रियता से सुनना चाहिए, लिसन एक्टिवली। इन दोनों को सक्रियता से जो विनय के विचार हैं, जो भी आइडिया बता रहा है उसको बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए और सुनना चाहिए। नेक्स्ट है टीना एंड लायरा टीम्स आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट। व्हाट शुड बोथ द टीम टू डू फिनिश द प्रोजेक्ट? टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट का काम करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? तो उनको क्या करना चाहिए? शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी साझा करना चाहिए। ऑप्शन बी, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड। 2 समूहों के बीच बहस या असहमति लोगों को डैश कहा जाता है। 2 समूहों के बीच बहस या असहमति लोगों की डैश कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव कहा जाएगा। लोगों का टकराव कहा जाएगा। भाई असहमति होगी, बहस होगी तो वो टकराव ही तो कहा जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स। संघर्ष यानी कि टकराव आमतौर पर डैश पैदा करते हैं। जो संघर्ष है वो आमतौर पर क्या पैदा करते हैं? वो पैदा करते हैं निगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन वर्कप्लेस इफेक्ट। कार्यस्थल पर संघर्ष या फिर टकराव डैश को प्रभावित करता है। कार्यस्थल पर संघर्ष डैश को प्रभावित करता है। तो भाई कार्यस्थल पर संघर्ष यानी कि टकराव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, बहस होगी तो भाई काम करने की क्षमता क्या प्रभावित होगी? एबिलिटी टू वर्क, काम करने की क्षमता आपकी प्रभावित होगी। काम कम होगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ाई में सब बिजी रहेंगे तो काम करने की क्षमता प्रभावित होगी। लेकिन आप कहोगे मैडम जी जरा सुन लो, हमारी जो PDF उसमें तो ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आप ये बताओ ये ऑप्शन सही उसमें दिया गया, लेकिन सोच के बताओ क्या ये ऑप्शन सही होगा? नहीं होगा ना। ऑप्शन जरा अच्छा कमेंट करो कि कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला। मेरे हिसाब से ये सही है, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ मेरे हिसाब से ये सही है। फिर आप कहोगे कि ये क्या बात हुई मैडम जी, आप ये आंसर बता रहे हो और DGT वाले मतलब जो PDF में है वो ये आंसर बता रहे हैं। लेकिन आप खुद सोच कर देखो, जहाँ पर कार्यस्थल पर बहस होगी, झगड़ा होगा, वहाँ पर जो काम है वही तो प्रभावित होगा। अब ये कैसे होगा? क्लीन द ऑफिस, कार्यालय की सफाई करें, कैसे हो सकता है? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जेम्स हैड टू मीट हिज टीम मेंबर Suraj, Reena and Nagma on Friday. James called Suraj and Reena but he did not inform Nagma. This is an example of। शुक्रवार को जेम्स को अपनी टीम के सदस्यों सूरज, रीना और नगमा से मिलना था। जेम्स ने सूरज और रीना को बुलाया लेकिन उसने नगमा को इसकी जानकारी नहीं दी। यह डैश का एक उदाहरण है। भाई जेम्स ने सूरज और रीना को तो बुला लिया लेकिन नगमा को नहीं बुलाया, तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये पुअर कम्युनिकेशन है। पुअर कम्युनिकेशन ये कहलाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव कमेंट्स मेड अबाउट आवर रिएक्शन और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। हमारे कार्य का प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियों को डैश कहा जाता है। हमारे कार्य या प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियों को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं आलोचना। ठीक है, हमारे काम को जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी तब मैंने बताया था कि मेरा जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया है। तो उसमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए। किसी ने तो बोल दिया कि भाई आप मेरा मैम लैपटॉप ले लो, है ना, और किसी ने काफ़ी सांत्वना दी कि मैम कोई नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा, तब आप क्लास स्टार्ट करना। लेकिन एक कमेंट मेरे पास आया, उसमें वो एक लड़का था, बोल रहा था कि मैडम जी आप 100% झूठ बोल रही हो, ये झूठ बोल रही हो आप, मतलब आपने उल्टी मार ली, आप झूठ बोल रही हो, आपने कहा लैपटॉप कुछ ख़राब नहीं हुआ है
मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरा लैपटॉप ख़राब नहीं हुआ है और मैं क्लास अभी नहीं ले रही हूँ। भाई मुझे क्या शौक है कि मैं आप लोगों की क्लास ना लूँ? मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस करके बोला था कि आप लोगों की मैं क्लास लूँगी, लेकिन फिर लैपटॉप ख़राब हुआ, ये कोई वो बात नहीं है। तो उस लड़के ने मेरे ऊपर आलोचना की, ठीक है, मेरी आलोचना की, है ना, नकारात्मक टिप्पणी की कि ये तो 100% झूठ बोल रही है, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो ये आलोचना थी। क्या होगा इसका आंसर? आलोचना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन रिसीव्स हार्श, अनफेयर एंड वेरी नेगेटिव क्रिटिसिज्म दे फील वेरी अनहैप्पी। व्हाट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज दिस? यदि किसी व्यक्ति को कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना मिलती है तो वे बहुत दुखी महसूस करते हैं। यह किस प्रकार की आलोचना है? तो यह किस प्रकार की आलोचना है भाई? कठोर, अनुचित और नकारात्मक आलोचना मिलती है तो ये एक अनुचित आलोचना है। क्या होगा? ऑप्शन सी, अनफेयर क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन डैश एंड डैश टू द पर्सन। आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति डैश और डैश रहना चाहिए। भाई ये जो पिछले 2-3 क्वेश्चन है ना, ये मुझे सिखा देंगे कि अनामिका गुस्से पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि वो जो कमेंट आया था ना कि मैम आप 100% झूठ बोल रही हो, भाई मैं इतनी दुखी थी, मैं बीमार भी हो गई, अभी भी बीमार ही हूँ, और वो कारण अलग था बीमारी का, मौसम वगैरह बदला है, ठीक है, बुखार है, लेकिन जो वो मेन कारण था लैपटॉप ख़राब होने का, उसमें जो आलोचना मिली कि ये 100% झूठ बोल रही है, इनको क्लास लेनी ही नहीं है, तो फिर अब ये जो 2-3 क्वेश्चन है ये मुझे सिखा देंगे कि कैसे इनको हैंडल करना होता है, नेगेटिव कमेंट्स को कैसे हैंडल करना होता है। तो यही है कि आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति कैसे शांत और उसकी बात को भी सुनना चाहिए। कैसे क्या होगा? काम एंड लिसन। ऑप्शन बी, काम एंड लिसन रहना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रिया रिसीव कंस्ट्रक्टिव यानी कि हेल्पफुल क्रिटिसिज्म फ्रॉम हर मैनेजर अबाउट हर लेटेस्ट प्रोजेक्ट, व्हाट शुड सी डू? प्रिया को अपने नवीनतम प्रोजेक्ट के बारे में अपने प्रबंधक से रचनात्मक आलोचना मिली है, मतलब बहुत ही इफेक्टिव, अच्छी रचनात्मक आलोचना मिली है, यानी कि कमेंट मिला है। वह क्या करेगी? भाई वह क्या करेगी? सुनेगी, समझेगी कि जो हमारे जो प्रबंधक है, मैनेजर, वो क्या क्या कह रही हैं, सुनेगी, समझेगी और प्रबंधक को धन्यवाद भी कहेगी। क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन होंगे, यानी कि चारों ऑप्शन होंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट है, किशोर्स मैनेजर गेव हिम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, किशोर्स फीलिंग कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट? किशोर के प्रबंधक ने उसे सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। ध्यान से समझना, किशोर के प्रबंधक ने, मैनेजर ने उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। किशोर उलझन महसूस कर रहा है, उसे आगे क्या करना चाहिए? भाई प्रबंधक ने उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी है, नकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी है। अब किशोर उलझन में है कि उसे क्या करना चाहिए। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, आंसर आपको समझ में आए। शांति से सोचो, शांत हो जाओ और सोचो। प्रबंधक द्वारा दिए गए सकारात्मक बिंदुओं को समझने का प्रयास करें, ये भी होगा, ये भी होगा। अब सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी है, नकारात्मक भी दी है, तो प्रबंधक द्वारा बताए गए नकारात्मक बिंदुओं को समझने का प्रयास करें, ये भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर। हम संवाद करना तब शुरू करते हैं जब हम डैश होते हैं, मतलब हम बोलना कब शुरू करते हैं? जब हम वयस्क होते हैं, अभिभावक बन जाते हैं, बच्चे होते हैं, या फिर पुराने मतलब बूढ़े हो जाते हैं। क्या हुआ भाई? हम बातें करना कब स्टार्ट करते हैं? बचपन में ही तो करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तभी तो हम कम्युनिकेट यानी कि बातें करना, संचार करना सीखते हैं। क्या होगा? ऑप्शन सी, जब हम बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है, रीता टॉक टू हर कस्टमर्स बट सी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से, व्हाट शुड सी डू? रीता अपने ग्राहक से बात करती है लेकिन वह उनकी बात समझ नहीं पा रही है, वह क्या करे? मतलब रीता जो है वह अपने ग्राहक से बात करती है लेकिन कुछ समझ नहीं आता है कि क्या कह रही है, तो वह क्या करेगी? इम्प्रूव हर लिसनिंग स्किल, स्टॉप टॉकिंग टू देम, फाइट विद कस्टमर, या फिर स्टॉप हर बिजनेस? वो क्या करेगी? उनसे बात करना बंद कर देगी? नहीं, ग्राहकों से लड़ जाएगी, मतलब सामने वाले से लड़ जाएगी, क्या फालतू का बोल के रहेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर अपना बिजनेस ही बंद कर देगी कि भाई ये ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो बिजनेस ही बंद कर देते हैं? नहीं, ये तीनों तो नहीं होंगे। क्या होगा? इम्प्रूव हर लिसनिंग स्किल, उसके सुनने की कौशल में सुधार करें।
वह सुनने के कौशल में सुधार करे। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यू आर अनएबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपर्ली इन एन ईमेल, विच स्किल शुड यू इम्प्रूव। आप ईमेल में अपना संदेश ठीक से साझा नहीं कर पा रहे हैं, आपको कौन सा कौशल सुधारना चाहिए। मतलब आप ईमेल में अपना संदेश ठीक से साझा नहीं कर पा रहे, मतलब आप टाइप नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको कौन सा कौशल सुधारना चाहिए। स्पीकिंग नहीं होगा, रीडिंग नहीं होगा, प्लेइंग नहीं होगा, राइटिंग कम्युनिकेशन यानी कि लिखने वाला संचार आपको सुधारने की ज़रूरत है। राइटिंग कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है यू आर स्कैर्ड टू कम्युनिकेट विद अदर्स, व्हाट आर सम वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं, इस समस्या को हल करने के कुछ तरीके क्या हो सकते हैं। मतलब आप दूसरों से बात करने से डरते हैं, तो इस समस्या को हल करने के कुछ तरीके क्या हो सकते हैं। ऑप्शन पढ़ो। संचार के बारे में अपनी ताकत का पता लगाएं, बिल्कुल सही। संचार के बारे में अपनी कमजोरी का पता लगाएं, ताकत का भी पता लगाएं, कमजोरी का भी पता लगाएं, और सुधार के तरीके खोजें और अपनी कमजोरियों के बारे में अधिक जानें। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे आपके सही। क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है Satish always argues with his manager. When his manager gives him feedback, what do you do? Satish would do. जब सतीश का मैनेजर उसे फीडबैक देता है तो वह हमेशा अपने मैनेजर से बहस करता है। मतलब सतीश का मैनेजर उसे फीडबैक देता है तो वह हमेशा अपने मैनेजर से बहस करता है। तो सतीश क्या करेगा, मतलब तुम क्या करोगे, सतीश क्या करेगा। तो भाई क्या करोगे, सुनेगी, लिसनिंग और अंडरस्टैंड। भाई उनकी जो मैनेजर है उनकी बात सुनोगे, समझोगे। ठीक है, कोई भी प्रतिक्रिया दे रहे, कोई भी फीडबैक दे रहे तो सुनो और समझो। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। अच्छा चलो भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और हमने क्लास 1 में भी लगभग कुछ क्वेश्चन किए थे, 3 टॉपिक क्लास 1 में कवर हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास में क्लास नंबर 2 में हमने एक टॉपिक कवर किया जो कि था बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया है, लगभग 4 टॉपिक कवर हो गए और शायद टोटल कुछ 11 है, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो वो जल्दी कवर हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोपा के स्टूडेंट्स आपकी भी देखो क्लासेस हो रही हैं, रिवीजन क्लास हो रही हैं। देखो मैं रिवीजन आपका इसमें भी करवा रही हूँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का समझ लो रिवीजन ही है आपका। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी ये जो मैं क्लासेस करवा रही हूँ समझ लो रिवीजन ही है आपका, क्योंकि मैं फास्ट पढ़ रही हूँ और मुझे 50 क्वेश्चन करवाती हूँ तो मुझे फास्ट में पढ़ना होगा। और आधे घंटे से ज़्यादा अगर क्लास हो जाए ना तो फिर आप आनाकानी करते हो कि ये क्या बात हुई, मतलब मन नहीं लगता है। मूवी देखने को बोल दिया जाए तो पूरी 2 घंटे की देख लोगे, लेकिन क्लास की बात आती है तो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मेन प्रॉब्लम है। तो भैया एक सजेशन दे रही हूँ, अभी फ़िलहाल मूवी शोज़ जो भी कुछ भी है, जो भी इंटरटेनमेंट का है, सोशल मीडिया जो भी है, उससे दूर हो जाओ। एग्ज़ाम टाइम है, पढ़ लो बहुत ही ध्यान से। तो ये न्यू क्वेश्चंस डीजीटी ने कुछ ही दिन पहले 10 से 15 दिन पहले आपको दिए हैं, ये एक नई मुसीबत है, इसको पढ़ो। 10-15 दिन भाई कोई कैसे पढ़ सकता है, ये तो समझ लो। लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़िए। कोई सा भी प्लेटफॉर्म में आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, पढ़िए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। इम्पॉर्टेंट है आपका पढ़ना और आपका पास होना। ठीक है, स्क्रीन पर आपको कोपा थ्योरी की प्लेलिस्ट शो हो जाएगी और पिछली जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, क्लास नंबर 1, वो भी आपको शो हो जाएगी स्क्रीन पर, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में।